झल्ले का जैसे तैसे निकाह भी हो गया। उसके बाद झल्ला अपनी वाइफ से मिलने के लिए बेकरार था। झल्ले को ये पता नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद क्या मामलात रहते हैं, लेकिन बस झल्ले को अपनी शादी की बहुत ज़्यादा खुशी थी। इधर महक परेशान थी। महक सोच रही थी कि पता नहीं किससे उसकी शादी हो रही है। सब कह रहे हैं कि कोई झल्ला सा है, कोई झल्ला सा है। महक इसी सोच में डूबी हुई थी और वो सोचे जा रही थी, परेशान हुए जा रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी का शामियाना अब कहाँ जाकर ठहरने वाला है। बेचारी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे एक पागल के पल्ले बांध दिया गया है। वो ये नहीं जानती थी कि किस पागल से उसकी शादी हो रही है। बहरहाल महक अपने रूम में सेज पर बैठे हुए अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। उसने अल्लाह से दुआ भी की कि जो कोई भी हो बेहतर हो और जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी के साथ हो अब तेरे भरोसे है। और वो अल्लाह ताला पर यकीन रखकर बैठी हुई थी। तभी झल्ले की एंट्री रूम में होती है। झल्ला जैसे ही आता है तो झल्ला थोड़ा घबराया हुआ होता है और वो इधर उधर देखने लगता है। जैसे ही वो दुल्हन को बेड पर बैठा हुआ देखता है तो झल्ला धीरे धीरे अपने कदम जो बोझल हो चुके थे उन्हें आगे बढ़ाता है। झल्ला भले ही नादान था लेकिन इस सिचुएशन में वो भी नर्वस हो चुका था और वो सोच रहा था कि मुझे कहाँ फंसा दिया घर वालों ने। जैसे तैसे करके झल्ला उस बेड पर आकर बैठ जाता है। दूर बैठा बैठा बहुत देर तक वो देखता रहता है महक को। उसे नहीं पता था कि महक और उसकी मुलाकात पहले हो चुकी है। इनडायरेक्टली हुई हो लेकिन उनकी मुलाकात पहले हो चुकी थी। झल्ले को इस तरह से वहां पर बैठा देख महक भी घबरा जाती है और वो सोचती है कि कहीं सच में कोई पागल निकला और इसने कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी तो महक किस तरह अपना बचाव करेगी या महक किस तरह अपनी मदद कर पाएगी। बहरहाल दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। काफी वक्त गुजर गया तो महक ने समझदारी दिखाते हुए बातचीत आगे बढ़ाई और महक ने उससे बात करने की कोशिश की। महक ने थोड़ा सा उससे बात की तो झल्ला भी थोड़ा कंफर्ट में आया और उसके बाद वो भी उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा। वो महक से अजीबोगरीब बच्चों जैसी बातें कहे जा रहा था और महक हैरान थी कि आखिर ये कैसा इंसान है। बहरहाल महक ने उससे कहा कि क्या आप मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे, मुझे देखेंगे नहीं? झल्ला कहने लगा हाँ, मेरी अम्मा ने मुझे कहा था कि जाकर दुल्हन का घूंघट उठाना और दुल्हन को देख लेना, तुझे बहुत पसंद आएगी। झल्ले ने जैसे ही घूंघट उठाया तो झल्ला जोर से हंसने लगा और बोलने लगा आलू वाली टिकिया 5 रुपए की दो। जैसे ही महक ने आलू वाली टिकिया वाली बात सुनी उसे वो पागल सा लड़का याद आ गया जो उसे कीचड़ में लथपथ मिला था और उसके हाथ में गुब्बारे छूट चुके थे और वो महक पर खिसियाना भी हो चुका था। महक ने जैसे ही ये बात सुनी महक की तो दुनिया ही तहस नहस हो गई। उसके सारे ख्वाबों को चकनाचूर करते हुए झल्ला आलू वाली टिकिया चिल्लाया जा रहा था, जिससे महक को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और अपनी किस्मत पर वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गई, परेशान हो गई कि किस पागल से उसकी शादी कर दी गई है। महक ने जैसे तैसे अपने गुस्से पर काबू किया और कहने लगी तुम हो मेरे शौहर? तो उसने कहा हाँ, तुम आलू वाली टिकिया आज से मेरी बीवी हो, अब मैं तुम्हें हर रोज इसी तरह परेशान करूंगा। महक ने कहा कि मेरी जिंदगी तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तुम क्या मुझे परेशान करोगे? मैं तो पहले से ही बहुत परेशान हूँ। इतना कहकर महक दूसरी तरफ करवट कर सो गई। सुबह जब उठी तो झल्ला कमरे से गायब था। वो बाहर निकली और झल्ले को इधर उधर तलाश करने लगी। उसे डर था कि कहीं झल्ले ने कोई ऐसी वैसी बात महक की सास को ना कह दी हो जिससे यहाँ पर बवाल हो जाए। उसके बाद महक ने जैसे ही देखा कि झल्ला तो बाहर खेल रहा है तो वो उसकी वालदा के पास गई और कहने लगी कि आपसे मेरी क्या दुश्मनी थी जो आपने अपने ऐसे बेटे की शादी मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की से कर दी। उसकी माँ ने उसे दुख जताते हुए बताया कि मेरा बच्चा पहले से ऐसा नहीं था, मेरा बच्चा बहुत ठीक ठाक था, लेकिन इसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद से ये ऐसी हरकतें करने लग गया और इसके दिमागी हालत बिगड़ गई। फिर झल्ले की माँ ने महक को सारी कहानी बताई कि किस तरह एक लड़की की वजह से झल्ला ऐसा हो गया है। झल्ला पागलों की तरह हरकतें करने लगा है और उसी लड़की की वजह से झल्ले ने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की, जिसके बाद से झल्ले की हालत ऐसी हो गई है। जैसे ही महक ये सारी बातें सुनती है तो उसे अपनी कहानी याद आ जाती है कि प्यार में धोखा खाने के बाद इंसान किस हद तक गुजर जाता है और उसे अब झल्ला जो कि पहले बहुत बुरा लगता था उसे उसके अंदर अब अपना ही एक अतीत दिखाई देने लगा। उसे लगने लगा कि शायद झल्ला सही हो सकता है और उसकी माँ ने भी यही कहा था कि अगर झल्ले को मोहब्बत दी जाए और अगर उसे मोहब्बत से पेश आया जाए तो वो सही भी हो सकता है, उसकी दिमागी हालत सही हो सकती है, बस उसे ज़रूरत है तो सिर्फ एक ही मोहब्बत की। इसीलिए बेटा हमने उसकी शादी की है कि हो सकता है उसकी बीवी उससे अगर मोहब्बत करे और उसका ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे तो हो सकता है झल्ला सही भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने यही कहा था कि झल्ले को एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक प्यार भरा माहौल ही सही कर सकता है।
ये बेटा कुछ दवाइयाँ हैं जो झल्ले को अब तुम ही खिला सकती हो, हमसे तो वो दवाइयाँ खाता नहीं है, शायद तुम्हारे कहने से वो खा ले। तुम्हें बेटा उसके दिल में जगह बनाना होगी, अगर तुमने उसके दिल में जगह बना ली तो जो तुम कहोगी वो झल्ला कर लेगा। महक को भी अब समझ में आने लगा था कि शायद वो झल्ले को गलत समझ रही थी। हो सकता है इंसान के साथ कुछ ऐसे हादसात हुए हों, कुछ ऐसी हद से वो गुजरा हो कि उसकी हालत ऐसी हो गई है। इसीलिए अब वो झल्ले के सही होने के लिए इंतज़ार करने लगी और दुआएं भी करने लगी और झल्ले से अब मोहब्बत से पेश आने लगी। धीरे धीरे झल्ले से उसने दोस्ती की। झल्ले के पागलपन में वो भी शरीक होकर झल्ले को बिल्कुल अच्छी तरह से समझने लगी और अब झल्ला महक के ऊपर पूरा भरोसा करने लगा। वो महक को हर एक वो बात बताता जो उसके घर वालों को भी वो बताता नहीं था। धीरे धीरे अब झल्ले में सुधार आने लगा था। महक उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करके उसका ध्यान रखने लगी थी, उसे सारे मैनर्स और एटिकेट सिखाने लगी थी। अब झल्ला तमीज़ तहजीब से लोगों से बात करने लगा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी बचपना तो था ही। कोई अगर कोई गलत बात कर देता तो वो वहीं पर चिढ़ जाता था और वहीं पर वापस उसका झल्लापना दिखा देता था। अब महक को काम करना था तो इसी चीज़ पर कि किस तरह से झल्ले को ठीक किया जाए। वो डॉक्टर के पास गई झल्ले को लेकर और वहां जाकर उसका चेकअप कराया। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दी और कुछ ट्रिक्स भी बताई जिससे महक झल्ले को सही कर सकती थी। महक अब झल्ले से बहुत अच्छी दोस्ती कर चुकी थी। अब धीरे धीरे झल्ले से वो मोहब्बत वाला रिश्ता कायम करने लगी, क्योंकि महक भी प्यार की ठुकराई हुई थी। इसलिए उसे पता था कि प्यार का ठुकराया हुआ इंसान किस तरह से सही हो सकता है, क्योंकि वो भी उस हद से गुजरी हुई थी। बहरहाल महक ने अब उससे मोहब्बत वाला रिश्ता कायम करने की कोशिशें की। शुरू में तो झल्ला उन सब रिश्तों को नहीं समझता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे महक के एहसासात को, उसकी मोहब्बत को झल्ला भी समझने लगा और अब महक और झल्ला एक अच्छे कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। झल्ले की गोली दवाइयां भी अब महक की मोहब्बत के साथ साथ उस पर असर करने लगी थी और अब झल्ला धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था। अब झल्ला सारे एहसासात को, मोहब्बत के जज्बात को भी समझने लगा था और अब झल्ला वो झल्ला नहीं बचा था जो महक से शादी होते वक्त वो था। महक हर हफ्ते डॉक्टर से झल्ले का चेकअप करवाती, गोली दवा चेंज करती और अल्लाह से दुआएं भी करती कि उसके शौहर को यानी झल्ले को वो अच्छा कर दे। और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और झल्ला अब ठीक ठाक होने लगा था। उसकी मानसिक स्थिति जो खराब थी वो भी सही होने लगी थी और अब वो बड़ों जैसा व्यवहार करने लगा था। इसे कुदरत का करिश्मा समझिए या मेहनत करने वाली महक की उम्मीद कि झल्ला आज एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा हो चुका था। अब वो उम्र के हिसाब से ही बिहेव करता था और वह महक से बेपनाह मोहब्बत भी करता था। अब झल्ला और महक एक आम कपल की तरह जिंदगी गुजारने लगे थे। दोनों में मोहब्बत भी बेशुमार थी, क्योंकि दोनों प्यार के ठुकराए हुए थे। उसके बाद झल्ले और महक को परवरदिगार ने एक बेटे से भी नवाजा और उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि इंसान को जो उसने खो दिया है उसके बारे में ना सोचकर जो उसके पास है उसकी कदर करनी चाहिए, और जो उसका गुजरा हुआ कल है उसमें ना जीकर उसे अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। अपने पास मौजूद हर उस चीज की कदर करना चाहिए जो हमेशा से उसके पास है और वो कभी उसे धोखा नहीं देती।